ये कहानी है एक गहने के बक्से को लेकर और ये बक्सा था राजमुनी नाम की एक औरत की। और हम देखते हैं कि राजमुनी जब 11 साल की थी तब उसकी शादी करवा दी जाती है और दहेज के रूप में उसे ये 500 तोला गहने मिलते हैं। लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही राजमुनी विधवा हो जाती है और वो अपने माँ के घर लौट आती है और उसके साथ उसका गहना भी। राजमुनी बहुत ही बड़े जमींदार घराने की बेटी थी और इसीलिए उस वक्त 500 तोला सोना उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं था। इसीलिए राजमुनी का दिल बहलाने के लिए उसके घर वालों ने राजमुनी को ये गहना देकर रखा था और राजमुनी इन्हीं गहनों के साथ खेलती थी, अपना वक्त गुजारती थी। धीरे धीरे राजमुनी बड़ी होती गई और विधवाओं के सारे रीति रिवाज मानते हुए वो तंग आ चुकी थी और इसीलिए दिन दिन उसका गुस्सा भी बढ़ता गया। लेकिन वो अपने गहनों के बक्से को कभी नहीं छोड़ती है। इसके बाद बहुत साल बीत जाते हैं और बंगाल के पार्टीशन के बाद राजमुनी अपने परिवार के साथ ईस्ट बंगाल से वेस्ट बंगाल आ जाती है और इसके बाद ही राजमुनी के बड़े भाई की छोटे बेटे चंदन की शादी होती है और सोमलता नाम की एक लड़की इस घर की छोटी बहू बनकर आती है और राजमुनी मुंह दिखाई में सोमलता को अपने गहनों में से एक गहना देती है। राजमुनी को पता था कि उसके घर वालों की नजर उसके इस गहने के बक्से पर है, क्योंकि अब जमींदारी नहीं रही और उन लोगों के जो धन दौलत थे वो भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और अब सब यही सपना देख रहे थे कि कब राजमुनी की मौत होगी और घर वाले ये गहने का बक्सा हथिया लेंगे, जिससे कि उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन राजमुनी किसी भी हालत में ये गहने का बक्सा खुद से अलग नहीं करती थी। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सोमलता इस घर में खुद को ढालने की कोशिश करती है और वक्त बीतता जाता है और राजमुनी देखती है कि सोमलता का इस गहने के बक्से के ऊपर कोई भी लालच नहीं है। इसके बाद एक दिन सोमलता राजमुनी के कमरे के पास से गुजर रही थी और तभी वो देखती है कि राजमुनी अपने बिस्तर पर पड़ी हुई है, उसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है और इसीलिए वो कमरे के अंदर आकर उसकी जांच पड़ताल करती है और अचानक राजमुनी बोल पड़ती है और ये पता चलता है कि दरअसल ये राजमुनी की आत्मा है। राजमुनी की मौत हो चुकी है और अब उसकी आत्मा उसके बॉडी के पास बैठी हुई है और ये देखकर सोमलता बहुत डर जाती है और इसके बाद राजमुनी सोमलता को उसके गहने के बक्से को कहीं सुरक्षित जगह पर छुपाने के लिए कहती है। दरअसल राजमुनी अपने गहनों से इतना प्यार करती थी कि मरने के बाद भी उसे शांति नहीं मिली और अपने गहने के बक्से को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक आत्मा बन गई और राजमुनी के कहने के मुताबिक सोमलता उस गहने के बक्से को अपने कमरे में लेकर जाती है और उसे एक दराज में छुपा कर रखती है और जब सोमलता ये बक्सा अपनी साड़ी के नीचे छुपा कर लेकर जा रही थी तब उसकी जेठानी उसे देख लेती है। इसके बाद राजमुनी की मौत को कुछ दिन बीत जाते हैं और घर वालों को राजमुनी का गहना का बक्सा नहीं मिलता, इसीलिए पूरे घर को छानबीन कर देखा जाता है और हर घर के कमरों की तलाशी ली जाती है और जब सोमलता के कमरे की तलाशी ली जाती है तो राजमुनी अपनी भूतिया शक्ति इस्तेमाल करके उस गहने के बक्से को सबके सामने आने से बचा लेती है। इसके बाद एक दिन सोमलता की जेठानी सोमलता को ये साफ साफ कहती है कि उसे पता है कि गहने का बक्सा उसने चुराया है और अगर वो चाहती है कि ये सच बाहर ना आए तो इन गहनों का 2 हिस्सा होगा, एक सोमलता की और एक उसकी। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर राजमुनी की आत्मा आ जाती है और वो सोमलता की जेठानी की कंडीशन बहुत ही खराब कर देती है, जिससे कि वो बात नहीं कर पा रही थी और जब वो लिख कर सबको सारा सच बताने की कोशिश करती है तो उनका हाथ भी पैरालाइज हो जाता है और ये सब कुछ देखकर सोमलता बहुत डर जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि धीरे धीरे सोमलता के ससुराल में जितने भी सारी महंगी चीजें थी वो बिकने लगती है और इसी से ही उनके घर का गुजारा हो रहा था, क्योंकि जमींदारी अब नहीं रही थी। लेकिन घर के मर्द अभी भी खुद को जमींदार मानते थे और जमींदार होने के नाते वो चाहते थे कि वो किसी और की गुलामी नहीं करेंगे और ना ही तो उन्हें किसी की नौकरी करना है। इसीलिए घर का सामान बेच बेच कर ही उनका घर चल रहा था, लेकिन हालात बदतर हो रहे थे। इसके बाद सोमलता के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो राजमुनी के गहनों में से ही एक गहने को चोरी छुपे गिरवी रख कर आती है
और उन पैसों से वो अपने पति को कहती है कि वो लोग एक साड़ी का दुकान खोलेंगे। लेकिन पैसे कहाँ से आए ये बात किसी को भी पूरी तरीके से पता नहीं था। और फिर वो लोग राजमणि के नाम पे ही अपनी साड़ी के दुकान का नाम रखते हैं और फिर वो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक दिन राजमणि को ये पता चल जाता है कि सोमलता ने उसका एक गहना गिरवी रखा है और ये बात पता चलते ही वो सोमलता पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे मारने पीटने लगती है। लेकिन सोमलता कहती है कि वो जल्द ही वो गहना चुरा कर लेकर आएगी। और फिर देखा जाता है कि उन लोगों का दुकान बहुत अच्छा चल रहा था और सोमलता अपने वादे के मुताबिक उस गहने को चुरा कर राजमुनि के पास लेकर आती है। और राजमुनि को ये पता चलता है कि सोमलता ने उसके दुकान का नाम राजमुनि के नाम पर ही रखा है और ये बात जानकर ही राजमुनि बहुत इमोशनल हो जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि राजमुनि भी चाहती थी कि ये दुकान अच्छे से चले और वो सोमलता को और भी नए नए साड़ियाँ लाने के लिए और अपनी दुकान को बढ़ाने के लिए अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए कहती है। इसके बाद राजमुनि से ही सोमलता को ये पता चलता है कि दरअसल चंदन कोमला नाम की एक औरत से अक्सर मिलने के लिए जाता है और कोमला को ही उसने अपनी दुकान से 32 साड़ियाँ दे दी है। और ये सारी बातें सुनकर सोमलता को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर की औरत होकर सोमलता एक साड़ी की दुकान चला रही है और साथ में अपने पति को भी काम करवा रही है। ये बात सोमलता के ससुर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जब सोमलता को उल्टा सीधा सुनाते हैं तब राजमुनि की आत्मा सोमलता को बचा लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोमलता के साथ उसके पति की कोमला को लेकर बात होती है और सोमलता अपने पति चंदन को कहती है कि अगर उसे कोमला से मिलने जाना है तो वो सोमलता को झूठ ना कहे। और ये बातें सुनकर चंदन को बहुत बुरा लगता है और वो सोमलता को वादा करता है कि वो अब किसी और से नहीं मिलने जाए। इसके बाद देखा जाता है कि दुकान के लिए अलग अलग और नए नए साड़ियाँ लेने के लिए चंदन को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और इसके वजह से सोमलता को अकेले ही दुकान संभालना पड़ रहा था। और वो जब रात को दुकान से घर लौटती है तब एक आदमी सोमलता को हमेशा फॉलो करता है और इसके बाद एक दिन राजमुनि सोमलता को बताती है कि उस लड़के का नाम रफीक है और वो सोमलता से प्यार करता है। सोमलता पहले पहले इन सारी बातों को इग्नोर करती थी और राजमुनि चाहती थी कि सोमलता उस लड़के के साथ अपना एक रिश्ता बनाए और धीरे धीरे सोमलता भी उस लड़के से प्यार करने लगती है। लेकिन इसके बाद ही उसे ये एहसास होता है कि वो एक शादीशुदा औरत है और कुछ दिनों में ही चंदन वापस लौट आते हैं। इसीलिए सोमलता बाकी सब कुछ भूलकर चंदन के साथ ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और राजमुनि को ये बात बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो सोमलता को दिखाई देना बंद हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि चंदन और सोमलता की एक बेटी होती है और उसका नाम रखा जाता है चैताली और वो घर की लाडली थी। उसके पैदा होने के बाद ही उनके घर में बहुत तरक्की होने लगती है और सब चैताली से बहुत प्यार करते हैं। और ये देखा जाता है कि धीरे धीरे चैताली राजमुनि जैसे ही दिखने लगती है और सोमलता को लगता है कि शायद राजमुनि ने ही चैताली के रूप में पुनर्जन्म लिया है। इसके बाद देखा जाता है कि चैताली बड़ी हो जाती है और वो एक मॉडर्न लड़की है जो कि कॉलेज जाती है और हर चीजों में उसका एक ओपिनियन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैताली जिसे प्यार करती है उसका नाम था बेनू और बेनू बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो जंग चल रही थी उसमें बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था और वो कभी कभी छुप कर बांग्लादेश के बॉर्डर के उस पर जाता था हथियार सप्लाई करने। इसके बाद देखा जाता है कि एक दिन सोमलता चैताली को राजमुनि की वही गहने देती है क्योंकि उसे लगता है कि चैताली राजमुनि का ही पुनर्जन्म है। लेकिन चैताली को इन सारे पुराने गहनों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और फिर ये देखा जाता है कि राजमुनि चैताली को बचपन से ही देखती थी और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। और फिर एक दिन राजमुनि और चैताली के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो जंग छिड़ी है उसके बारे में बात होती है और राजमुनि कहती है कि अगर उसके गहना देकर युद्ध में थोड़ी भी बहुत मदद होगी तो उसे अच्छा लगेगा। और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि बीनू और बाकी मुक्ति योद्धा जिस घर में रहते थे वहाँ पर कभी रफीक नाम का वही आदमी रहते थे और उनकी ही लिखे हुए कुछ कविताएं एक दिन चैताली के हाथ और उसे समझ में आता है कि रफीक चैताली की माँ सोमलता से प्यार और फिर ये देखा जाता है कि चैताली ये सारी चिट्ठियाँ सोमलता के उसे गहने के बक्से में रखकर वो सारे गहने खुद ले लेती है
और सोमलता इन सारी चिट्ठियों को और कविताओं को पढ़कर बहुत इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैताली इन सारे गहनों को लेकर बीनू और बाकी मुक्ति योद्धाओं को दिखाती है, जिससे कि अब उन्हें ये जंग लड़ने में थोड़ी मदद मिलेगी। और फाइनली गहनों का बक्सा किसी नेक काम में आ रहा है, ये देखकर राजमुनि की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है और यही पर ये कहानी खत्म हो जाती है।